अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था सेल साइकिल की पहली फ़ेज़ जो कि प्रिपरेशन की फ़ेज़ थी, जिसको हम इंटरफेज़ बोला था। आज हमने दूसरी फ़ेज़ देखनी है जो कि डिवीजन की फ़ेज़ है, जिसको माइटोटिक फ़ेज़ भी बोलते हैं। तो इस फ़ेज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेल डिवाइड क्यों करता है। सेल जो है उसने डिवीजन की फ़ेज़ में क्यों दाखिल होना है, क्या ज़रूरत है कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। और बच्चों सेल जो हैं दो तरीक़ों से डिवाइड होते हैं, एक माइटोसिस के थ्रू, दूसरा मियोसिस के थ्रू। लेकिन क्यों डिवाइड होते हैं, पहला सवाल तो ये है। तो इसका बच्चों जवाब ये है कि हमें पता है ज़ाइगोट एक सिंगल सेल है ना, उस ज़ाइगोट से जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ होती है, तो उससे पहले जब डेवलपमेंट भी होनी है तो ज़ाइगोट से जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है। ठीक है, ग्रोथ के पीरियड में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। कैसे अब जो है वो एक ज़ाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है थ्रू माइटोसिस। जो है माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और माइटोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन है। तो इसका मतलब एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना देता है, और जो अल्टीमेटली जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब ये तो हो गया डेवलपमेंट में। फिर वो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, साइज़ में ग्रोथ हो रही है, तो उस दौरान भी तो सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन इसलिए ज़रूरी होती है डेवलपमेंट में भी और ग्रोथ के पीरियड के लिए भी। अगर सेल डिवीजन ना हो तो ग्रोथ नहीं पॉसिबल। दूसरा, सेल डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई इवेंचुअली बच्चों हर सेल जो है उसकी डेथ ही होनी होती है। हर जो सेल है उसकी डेथ होनी ही होनी है। अब जो सेल की डेथ होनी है, तो अगर कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन जो सेल्स हैं उनकी डेथ होती है। अब 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन सेल्स की डेथ हो जाए तो बच्चों फिर तो हमारी बॉडी तो ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही। अगर सेल्स की डेथ होती रहे, इसका मतलब न्यू सेल भी बन रहे होते हैं। इसका मतलब न्यू सेल्स भी बन रहे हैं। बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर के सेल की डेथ, जितने सेल की डेथ हो रही है नए भी उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो जो ओल्ड सेल्स हो चुके होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल से, पुराने सेल्स की डेथ हो जाती है। और इस तरह अगर कोई ज़ख़म हो जाए, सेल जो है वो डैमेज हो जाए, तो उन डैमेज सेल को भी रिप्लेस कर दिया जाता है नए सेल से। इसके लिए डिवीजन चाहिए हमें, तो इसलिए सेल को रिप्लेस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी डिवीजन ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों जो रिप्रोडक्शन है, हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन में जब जर्म सेल जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उन्होंने पहले हैप्लॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना होता है। वो अगर हैप्लॉइड सेल्स ना बने, हैप्लॉइड सेल्स अब कैसे जर्म सेल से बनते हैं, मियोसिस से। और मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन की एक टाइप है। तो अगर जर्म सेल्स के अंदर मियोटिक सेल डिवीजन ना हो तो हैप्लॉइड सेल्स ना बने, और हैप्लॉइड सेल्स ना बने तो फिर क्या हो, मेल का भी जो जर्म सेल्स है, फादर का भी और मदर के भी दोनों जर्म सेल्स 46 क्रोमोसोम वाले मिल गए, तो नया जो वो ज़ाइगोट बनेगा उसके अंदर 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि एबनॉर्मेलिटी है। तो इसलिए जो है क्रोमोसोम को नंबर को बैलेंस रखने के लिए भी जो है सेल डिवीजन चाहिए होती है। कौन सी, मियोटिक, कब, रिप्रोडक्शन के टाइम पर। तो ग्रोथ, सेल की रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि पहली जो टाइप की सेल डिवीजन है जो कि माइटोसिस है, वो कैसे होती है, वो क्या चीज़ है। तो बच्चों जो माइटोसिस है ये सेल की वो वाली, सेल डिवीजन की वो वाली टाइप है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल होगा ना, जो डिवाइड कर रहा है, वो उस सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम का नंबर होगा, अब उससे जो नए सेल डॉटर सेल्स बनने हैं ना, उनके अंदर वो सेम होगा। मतलब पेरेंट सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा नए बनने वाले डॉटर सेल्स के अंदर। तो इस किस्म की डिवीजन को बोलेंगे माइटोसिस, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है जैसा कि पेरेंट सेल के अंदर होता है। अब ये डिप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है। यहाँ पर देखें माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल, अगर हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है तो बच्चों क्या होगा कि अगर हैप्लॉइड सेल है, 23 क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस के, उसके अंदर माइटोसिस हुई है,
तो उससे 2 सेल बनने हैं, दोनों के अंदर माइटोसिस है ना, तो डॉटर सेल जो दोनों बनेंगे उनके अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर होगा जो पेरेंट सेल के अंदर था। अब जो है ये कैसे हुआ, क्योंकि वो क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, इसी वजह से 2 सेट बन जाते हैं 23 के, एक में चला जाएगा, एक दूसरे में चला जाएगा। तो डॉटर सेल के पास सेम नंबर है जैसा कि पेरेंट के अंदर। और माइटोसिस डिप्लॉइड सेल के अंदर भी होती है। डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम के 2 सेट बन जाएंगे। अब दोनों सेल्स के अंदर जो दोनों नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर 46 से एक सेट चला जाएगा। तो माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी होती है और हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होती है। इसका जो प्रोसेस है बच्चों माइटोसिस का, वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, स्लाइड से डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेजर जो स्टेप्स हैं माइटोसिस के वो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स दोनों के अंदर सेम होते हैं। अब माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो है तो कंसेक्टिव, मीन के उसके अंदर ऐसा नहीं है कि फेजेस हैं, एक फेज में गए हो फिर उससे अगली में जाओगे अगर पिछली फेज हो, नहीं, ये कंसेक्टिव बच्चों प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए इसको समझने के लिए दो फेजेस में कर लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हालांकि ये दोनों इकट्ठी साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम बस अपनी आसानी के लिए इनको अलग-अलग करके समझते हैं। तो पहली फेज़ है कैरियोकाइनेसिस, जो कि माइटोसिस की फेज़ है। अब कैरियो बच्चों वर्ड कैरियन से निकला है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस का बेसिकली मतलब तो मूवमेंट से होता है, मोशन से होता है, लेकिन यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस से मुराद वो तमाम स्टेजेस हैं जिनसे एक न्यूक्लियस गुजर के 2 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाए, उन तमाम स्टेजेस को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। अच्छा जी, अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो है क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेपरेट हो जाएंगे। अब सेंट्रियोल्स क्या है जी, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेंट्रियोल्स का पढ़ा था। ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जो स्पिंडल्स बनाती हैं। अच्छा जी, सेंट्रियोल जो है पेयर होता है, सेंट्रियोल का पेयर होता है। इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को बोलते हैं सेंट्रोसोम। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल जो हैं वो इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट हो चुके हैं, जिसका मतलब है जिसमें क्या, ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है इनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब ये बच्चों सेंट्रोसोम जो हैं इंटरफेस के अंदर मैं बोल रही थी कि ये जो हैं डबल हो जाते हैं, दोनों सेंट्रियोल्स डबल हो गए। इसका मतलब वो 2 सेंट्रियोल एक सेंट्रोसोम था, तो वो दोनों डबल हो गए हैं, तो इसका मतलब 2 सेंट्रोसोम बन गए हैं, पहले वाला और दूसरे वाला। 4 सेंट्रियोल्स हो गए और 2 सेंट्रोसोम हो गए। तो सेंट्रियोल विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस, जो इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। पहले वो जो डबल हुए जो हैं वो 2 तो पहले ही थे ना, 2 मज़ीद उन दोनों ने अब एक साथ में डबल दूसरा बना लिया, तो अब 4 हो गए ना सेंट्रियोल। ये सारे इकट्ठे थे, ठीक है, लेकिन जब जो है फिर बाद में इंटरफेस के अंदर जो डुप्लीकेट हुए ये सेंट्रियोल्स हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे और दोनों जो है अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे न्यूक्लियस। अगर दरमियान में न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस की एक तरफ चला जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ चला जाएगा। अब जो 2 अपोजिट एंड्स पे गए हैं उन एंड्स को बोलेंगे पोल्स। तो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं न्यूक्लियस के। अब इसकी वजह से क्या होता है, 2 पोल्स बन गए हैं, तो सेल के अंदर बाइपोलैरिटी आ गई है। तो माइटोटिक नेक्स्ट स्टेप है माइटोटिक एपरेटस की फॉर्मेशन। बच्चों माइटोटिक एपरेटस क्या चीज़ है, हमने कहा सेंट्रियोल जो है स्पिंडल्स बनाता है। स्पिंडल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो एक हालो सा सिलेंडर बनाते हैं, उस सिलेंडर को बोलते हैं सेंट्रियोल। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है 9, उनमें से हर एक जो है वो फर्दर 3 पर मुश्तमिल था। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि सेंट्रियोल से 3 मुख्तलिफ तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे, 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि फाइबर लाइक लंबे से सिलेंडर से होते हैं, ओरिजिनेट होंगे हर सेंट्रियोल में से।
हर पेयर ऑफ सेंट्रियोल में से, यानी कि हर सेंट्रोसोम में से जो अपोजिट एंड पे हैं, एक पेयर सेंट्रियोल का एक एंड पे है, न्यूक्लियस का दूसरा दूसरे एंड पर है, तो ये जो है उस पेयर में से 3 तरह के सेंट्रियोल एक तरफ से निकलेंगे, दूसरी तरफ वाले भी जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं उनसे 3 तरह के ट्यूब्यूल्स निकलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उसने बनाया होता है इसको, और कुछ ट्रेसेस ऑफ आरएनए, थोड़ा सा आरएनए और ट्यूबुलिन प्रोटीन ये मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपको दिखाती हूँ, ये वाली डायग्राम में देखें, इसमें देखें 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जिसको बोला हुआ है कि ये सेंट्रियोल्स हैं और 2 हैं, तो इसलिए सेंट्रोसोम है। ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मौजूद हैं, एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल के ऊपर राइट एंगल पर मौजूद होता है, और ये कलेक्टिवली इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब इस सेंट्रोसोम से भी 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे और इस वाले से भी 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको सेंट्रियोल येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, इनसे आपको जो ग्रीन वाले पीछे को इस तरह से निकले हुए नज़र आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको बोलते हैं कि ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। फिर जो उससे आगे जो हैं ये फर्दर आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू से, इनको बोलते हैं कि ये कौन से वाले हैं, काइनेटोकोर हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और दूसरे जो हैं ऑरेंज से शेड के हैं, ये वाले या येलोइश शेड से है, इनको बोलते हैं कि ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं। 3 तरह के इस सेंट्रियोल से निकले और 3 तरह के इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल से भी निकल रहे हैं। ग्रीन वाले एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ब्लू वाले फ्रोजी सा कलर है इसको जो है ये वाले कौन से हैं, काइनेटोकोर, और जो येलोइश या ऑरेंज सी शेड है इसको बोलते हैं कि ये वाले कौन से हैं, ये हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि दोनों जो तरफ न्यूक्लियस के पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल ये, दूसरा पेयर ऑफ सेंट्रियोल ये वाला, इन दोनों से तीन किस्म के निकल रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं बच्चों, एस्ट्रल वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है स्टार लाइक, जैसे स्टार की तरह के, वो हर तरफ जैसे स्टार हम जनरली यही बनाते हैं ना, हर तरफ चारों तरफ वो लंबे लंबे से हम निकाल देते हैं फाइबर से, तो हम कहते हैं स्टार शेप सी हो गई है। तो स्टार जो है एस्टर का मतलब है स्टार शेप, तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब जो स्टार शेप हो, ठीक है, ये रेडिएट हो रहे होते हैं, रेडिएट मतलब निकल रहे होते हैं आउटवर्ड्स एंड फॉर्म एस्टर्स। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये सेंट्रियोल से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और एस्टर शेप बना देते हैं, और जैसे कि स्टार सा है। अब बच्चों नेक्स्ट है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं इसमें उसने जो 3 तरह के बोला था ना, तो उसने 2 को कंबाइन करके स्पिंडल कह दिया और एक एस्ट्रल। तो स्पिंडल कौन कौन से हैं, एस्ट्रल को निकाल के पीछे जो 2 थे वो स्पिंडल हैं। तो काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको जो है हम कलेक्टिवली बोलेंगे कि ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो 3 पूरे हो गए, 2 स्पिंडल जो हैं वो हैं जिनको हमने स्पिंडल बोला है, वो कौन से कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 2, काइनेटोकोर और पोलर, जबकि एस्ट्रल तीसरा। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो है फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोट्यूब्यूल, जो मैंने आपको बता दिया। पहला है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। इसको अच्छा अब काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का, उसके ऊपर सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है ना, हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में भी, जहाँ पर दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम के वो जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों ये सेंट्रोमियर के ऊपर एक रीजन होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो यहाँ पर आपको जो है क्रोमोसोम के ऊपर रेड वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर काइनेटोकोर जो हैं वो मौजूद हैं। ये कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, उनके कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको बोलते हैं हम CEN सेंट्रोमियर प्रोटीन, CENP सेंट्रोमियर प्रोटीन। तो उनका कम्प्लेक्स है CENP1, CENP
इस तरह से फर्दर जो है कम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। तो वो प्रोटीन्स आपस में मिलके तो काइनेटोकोर बना रही होती हैं। किधर होता है ये? सेंट्रोमियर पर। तो ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेंट्रियोल से निकलते हैं और जाके अटैच होते हैं इस काइनेटोकोर वाले रीजन पर। इसलिए इनको जिस पॉइंट पर जाके जुड़ रहे हैं उसकी वजह से इनको बोल देते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम के साथ नहीं इंटरेक्ट करते, इन्होंने क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होना होता, बल्कि ये क्या कर रहे होते हैं? इंटरडिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द अपोजिट पोल। इस डायग्राम को देखें दोबारा से। ये एक साइड का जो है सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, इससे निकलने वाले येलो शेड तरफ से आपको माइक्रोट्यूब्यूल, आपने येलो वाला ऑरेंज जो शेड है उसको देखना है, और दूसरी तरफ से भी उसी तरह का एक माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहा है। इसका मतलब पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो दोनों साइड के जो सेंट्रियोल्स हैं वहाँ से वो निकल रहे होते हैं और आपस में इंटरडिजिटेट किए हुए होते हैं। जैसे दो हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको हम आपस में मिला दें तो जैसे उंगलियां एक दूसरे में जो है वो इंटरडिजिटेट हो जाती हैं। डिजिट लफ्ज़ भी जो है वो फिंगर्स के लिए है, यानी उंगलियां एक दूसरे में मिली हुई हैं। तो इसी तरह एक साइड के सेंट्रियोल से निकलने वाला जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो अपोजिट एंड पे जो सेंट्रियोल है उससे निकलने वाले पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इंटरडिजिटेट हुआ होता है। तो ये जो है क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या है इन तीनों का, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल लें, चाहे आप 2 माइक्रोट्यूब्यूल कह लें। स्पिंडल के अंदर फर्दर 2 हैं और एस्ट्रल 1 है। तो इनके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल और जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इनका फंक्शन क्या है? ये बच्चों इनका काम होता है कि ये अटैच हों क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम को कैप्चर करें, फिर क्रोमोसोम को अलाइन करें, तरतीब दें सेल के इक्वेटर के अंदर, और फिर फाइनली जो एक क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स हैं उनको अपोजिट एंड की तरफ खींच लें और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ माइक्रोट्यूब्यूल पहले के दोनों साथ है क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक क्रोमाटिड ये है, दूसरा क्रोमाटिड ये है और यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि एक क्रोमाटिड को एक तरफ वाले वो ले के चले जाते हैं और दूसरी तरह अपोजिट एंड वाले भी जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो भी खींच के ले जाते हैं दूसरे क्रोमाटिड को। तो इस तरह से क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है सेल की दोनों साइडों पर। आधे क्रोमोसोम फिर वो जो है वो इधर आ जाएंगे एक कॉर्नर पर, आधे जो हैं दूसरे कॉर्नर पर सेल के चले जाएंगे और सेल दरमियान में से डिवाइड कर जाएगा। तो एक सेल से इक्वली जो है वो क्रोमोसोम जो हैं दोनों सेल जो नेक्स्ट बनने हैं डॉटर सेल उनके अंदर चले जाएंगे। तो इनका काम क्या है? क्रोमोसोम को पकड़ना, उनको कैप्चर करना, उनको दरमियान में सेंटर के अंदर अलाइन करना इक्वेटर में, फिर उस जो क्रोमाटिड्स हैं उनको सेपरेट कर देना दोनों पोल्स पर, दोनों किनारों पर सेल के इक्वल क्रोमाटिड्स चले जाएं जो बाद में क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो वो क्रोमाटिड जब जुड़े हुए होते हैं तब तक तो वो एक क्रोमोसोम है। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये एक क्रोमोसोम है जिसके साथ 2 क्रोमाटिड जुड़े हुए हैं, एक अपना और जो दूसरा रेप्लिकेट करके उसने साथ लगाया हुआ है। लेकिन एक क्रोमोसोम कहलाएगा मगर क्रोमाटिड्स 2 हैं। लेकिन जब सेपरेट होना है एनाफेज के अंदर तो उस वक्त जो है ये अब क्रोमाटिड एक किनारे पे चला गया, एक दूसरे किनारे पे चला गया, उस वक्त वो 2 क्रोमोसोम होंगे। इस वक्त जब जुड़े हुए हों क्रोमाटिड्स तो एक क्रोमोसोम होते हैं, जब सेपरेट हो जाएं तो तब वो 2 क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो इनका काम इक्वल जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर सेल्स के अंदर। तो आप ये फंक्शन था इनका। अब इन तीनों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। तीनों को कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं, या आप ये भी कह सकते हो एस्टर और स्पिंडल को हम कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो बच्चों फेस है, ये थी कौन सी फेस? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस जो है फर्दर जो है सब फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर सब फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस के हमने पहले 2 स्टेप भी बस देखे थे कि सेंट्रियोल जो हैं उनकी सेपरेशन हो जाए और माइटोटिक अपरेटस बन जाए। अब हमने कैरियोकाइनेसिस की जो फर्दर सब फेजेस हैं 4 उनको देखना है। पहली सब फेज है प्रोफेज।
प्रोफेज के अंदर बच्चों क्या होता है कि हमें पता है कि इंटरफेज जो थी उसके अंदर जो है डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल वो होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक धागानुमा स्ट्रक्चर हैं जो सेल डिवीजन में अपीयर होते हैं, विजिबल होते हैं। अब बच्चों इंटरफेस के अंदर जो सेल साइकिल की थी वहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल नहीं, इवन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख लें हमें नज़र नहीं आएंगे। मगर जब हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रेन्स अप्लाई करते हैं जो डीएनए के लिए होते हैं, उससे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है हमें हेरिडिटी मटेरियल, बहुत ब्रीक से वेरी फाइन थ्रेड्स। जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन अप्लाई करते हैं तो हमें जो है हेरिडिटी मटेरियल बहुत ब्रीक से थ्रेड की सूरत में नज़र आना शुरू होता है। उन थ्रेड्स को बोलते हैं क्रोमैटिन। अब बच्चों हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स जो हैं वो वाले स्टेन्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं टिश्यू या सेल की बहुत मिन्यूट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। स्टेन्स डाइज को बोलते हैं, कलर्स। तो आप जो है अगर कोई चीज़ विजिबल ना हो उसके ऊपर कलर फेंकें तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। तो इस तरह जो क्रोमैटिन है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन अप्लाई करते हैं डीएनए के लिए स्पेशल किस्म के बच्चों स्टेन होते हैं देखने के लिए, जैसे कि एक एथिडियम ब्रोमाइड है, ये एक स्टेन है, हमने ये अप्लाई किया तो हमें जो है वो हेरिडिटी मटेरियल नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये हमने डाई जब अप्लाई किया है हमें बहुत ब्रीक से थ्रेड नज़र आए हैं जो कि क्रोमैटिन है। अब ये क्रोमैटिन जो है प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि हमें जो है प्रोफेज में ये क्रोमैटिन कंडेंस होता हुआ नज़र आएगा, फोल्ड होगा। पहले तो वो ब्रीक सा थ्रेड है तो वो आपस में फोल्ड हो के तो कंडेंस सी फॉर्म अख्तियार कर लेगा। अब ज़रा वो धागा जो है वो मोटा हो गया, जैसे आप समझें पहले एक लेयर है धागे की, अब वो लेयर आपस में ही ऊपर डबल से ट्रिपल होती गई है, अब वो मोटा सा धागा हो जाएगा, अब वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब उस धागे को, उस थिन थ्रेड को हम बोलेंगे कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये भी है थिन थ्रेड ही है। जो इसकी जो लेंथ होगी वो 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होगी एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज। अब बच्चों ये था इनिशियल प्रोफेज या अर्ली प्रोफेज के इंटरफेज में हमें हेरिडिटी मटेरियल नज़र नहीं आता। इवन जो है हम फिर जब हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन अप्लाई करते हैं तो फिर हमें हेरिडिटी मटेरियल बहुत ब्रीक थ्रेड्स की सूरत में नज़र आता है जो कि क्रोमैटिन कहलाता है। और प्रोफेज की जो अर्ली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोफेज, उसके अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल फोल्ड होना, कंडेंस होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब लेट प्रोफेज के अंदर बच्चों क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो मज़ीद थिक से थिक होते जाएंगे और सही से नज़र आना शुरू हो जाएंगे और जो है वो क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, 2 क्रोमैटिड्स होंगे, क्योंकि हमें पता है इंटरफेज की एस फेज के अंदर वो डबल हो चुके हुए हैं। ठीक है, वो आगे सेल ने डिवाइड करना ना तो उसने अपना नंबर डबल करना है, इसलिए वो डबल हुए हैं। तो अब वो क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर जो है 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब जो है क्या अब चीज़ होनी है एंड पे प्रोफेज के कि न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल है न्यूक्लियस के वो मतलब ये क्रोमोसोम वो रिलीज़ हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। जब मेम्ब्रेन बाहर से टूट गई है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने ही अंदर वाले मटीरियल को, क्रोमोसोम को सेपरेट किया हुआ था ना साइटोप्लाज्म से, तो अब जब मेम्ब्रेन टूट गई है तो अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एस्टर भी बनना शुरू हो जाएंगे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इंटरडिजिटेज होना शुरू हो जाएंगे और जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो जाके काइनेटोकोर के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा होता जाएगा, विस्कस होता जाएगा। तो ये अर्ली प्रोफेज थी जिसमें क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हुए हैं, और ये वाली लेट प्रोफेज है जिसमें माइटोटिक अपरेटस जो है ऑर्गेनाइज हो गया है, क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है और साइटोप्लाज्म जो है विस्कस हो चुका है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।